afternoon. I'm Dr. Vandana Singh, working as a gynae consultant at the Women Clinic C38 Sector 20 Noida, and also working as a visiting consultant with the Kailash Hospital and Apollo Hospital Noida. Today I'm talking about a topic that is women health at the age of 40. I choose this topic because at the age of 40, so many health changes occur in our body. So many age-related changes occur in our body. I will take one by one, and the first I am discussing about the menstrual health problems. During menstrual cycle, at the age of 40, every woman feel some changes in relation to the menses flow or regularity, duration. Some women complains of irregular menses, means उनके पीरियड्स 1-2 महीने में या 2-3 महीने में आ रहे हैं. कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनके पीरियड बहुत जल्दी हो रहे हैं और जब हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. इस तरह की प्रॉब्लम आम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारे पीरियड अब बंद होने का समय आ गया है, इसलिए हमें इस पीरियड से रिलेटेड ये परेशानियां आ रही हैं और वो इन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं, वो भी बताते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो उन्हें लगता है ये नॉर्मल है. लेकिन मेरा कहना ये है कि जब भी आपके पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बार बार हो रही है, मतलब हर महीने आपको पीरियड समय से पहले आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, इरेगुलर हो रहा है या लंबे समय तक चल रहा है, या फिर आपका पीरियड एक जैसे हर महीने के पर ना आकर 2 महीने पर 1 महीने पर इरेगुलर हो रहा है, आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें. ऐसा होता है कि पीरियड बंद होने से पहले पीरियड थोड़े इरेगुलर होते हैं, लेकिन ये सबके लिए एक जैसा नहीं है. किसी परेशानी की वजह से भी आपके पीरियड इस तरह इरेगुलर हो सकते हैं, इसलिए उसको परेशानी को अपनी नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर से चेकअप अवश्य करें. इसके अलावा कुछ परेशानी होती है जिसकी वजह से पीरियड हैवी होने लगते हैं, जल्दी होने लगते हैं, जैसे कि रसौली है या कोई हार्मोन से संबंधित परेशानी है. लेकिन 1% केस में ये कैंसर के सिम्टम भी हो सकते हैं, इसलिए उस 1% के लिए आपको अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना है, अपना चेकअप जरूर कराना है. एक तो हमारा पहला पॉइंट है मेंस्ट्रुअल. तो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको इन बातों का ध्यान रखना है. दूसरी जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है हमारी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम. बहुत सारी महिलाएं 40 की एज पर आती हैं और कहती हैं कि हमें पैरों में दर्द हो रहा है, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, बैकबोन में दर्द हो रहा है, या फिर हमारी गर्दन में, कंधों में, इस तरह से हमें दर्द हो रहा है. उसका रीज़न ये होता है कि जब आप 40 के आसपास या 40 के ऊपर हैं तो आपकी पीरियड्स से संबंधित जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, उसकी धीरे धीरे बॉडी में कमी होने लगती है, जिसकी वजह से कैल्शियम बॉडी में कम होने लगता है और आपको ये बोन की परेशानियाँ धीरे धीरे कभी कभी या कुछ लोगों को रेगुलर बेसिस पर रहने लगती है. इसके लिए आपको 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है. एक तो अपने खाने पीने का और दूसरा चेकअप का. पहला, खाने पीने से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि आप रेगुलर डेयरी प्रोडक्ट्स हम कहते हैं, जो दूध या दूध से बनी चीज़ें होती हैं, वो आपको लेते रहना चाहिए. जैसे कि दूध है, अपनी डाइट में अगर आपने 40 तक दूध नहीं पिया भी नहीं है तो भी 40 पे आपको दूध एटलीस्ट दिन में 2 बार, एक बार नाश्ते में और एक बार डिनर के आधे घंटे बाद दूध जरूर ऐड करना चाहिए. इसके अलावा जो आप ले सकते हैं वो है दही, छाछ, पनीर, घी, मक्खन और चीज़. इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. दूसरी चीज़, वाटर इनटेक प्रॉपर रखें. एटलीस्ट 3 लीटर
पानी आपको पूरे दिन में पीना ही पीना है। डाइट में तो आपको ये ध्यान रखना है बोन हेल्थ के लिए। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी चेकअप अपना कराना है। तो बोन्स की आपकी स्ट्रेंथ कैसी है उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। पहले अपना कैल्शियम कराएं, विटामिन डी टेस्ट कराएं, जो कि दोनों ब्लड टेस्ट हैं, और एक बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है जो कि बोन की स्ट्रेंथ बताता है। आपकी बोन की स्ट्रेंथ ठीक है, कम है, वीक है या बहुत वीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ये आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो बोन हेल्थ के लिए एट द एज ऑफ 40 आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, डाइट, और डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर होने चाहिए। जो 3 मैंने मना किए हैं वो अवॉइड करने हैं, जैसे कि घी, मक्खन एंड चीज़। दूसरी चीज़ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी से भी बोन स्ट्रेंथन होती हैं, उनको मजबूती मिलती है। और एट द एज ऑफ 40 मैं आपको 2 ही चीज़ों की सलाह दूंगी कि आप वॉक करें या योगा करें। ये दोनों सेफेस्ट एक्सरसाइज हैं इस एज के लिए, जिससे आपको कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरी चीज़ एट द एज ऑफ 40 जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे हमारी कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसको बहुत जल्दी, अगर आप अवेयर हैं उस चीज़ के लिए, तो आप इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्वयं करना है, जिसे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSC कहते हैं। आप आजकल वीडियोस अवेलेबल हैं और कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। जब भी जैसे आप बाथ वगैरह लेने जाते हैं या कभी भी एक समय जाके बाथरूम में आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन कीजिए। आपको देखना क्या है? आपको देखना है कोई कलर चेंज तो नहीं हो रहा, स्किन में कहीं कोई डिप्रेशन तो नहीं आ रहा, मतलब स्किन अंदर की तरफ तो नहीं धस रही है, निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, निप्पल भी अंदर की तरफ तो नहीं धस रहा है, या जो आप ऐसे अपने फ्लैट हैंड से ऐसे प्रेस करके देखेंगे कि आपको अपने हाथ के नीचे कोई गांठ या कुछ और महसूस तो नहीं हो रहा है। और जब भी आप अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, आपको अपने एक्जिला मतलब ये पार्ट यहाँ पे भी चेक करना है कि कोई गांठ तो यहाँ पर नहीं फील हो रही है। ऐसा आप स्वयं कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं कैसे चेक करूं, तो आप एक बार जाके किसी भी अपने नियर बाई डॉक्टर से, किसी भी लेडी डॉक्टर से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बार सीख सकते हैं, और फिर उसको आप एवरी 3 मंथ्स अपने आप रिपीट कर सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रोज़ करने की आवश्यकता नहीं है, आप 3 महीने में उसको रिपीट करते रहिए। प्लस एट द एज ऑफ 40 स्क्रीनिंग होना भी ज़रूरी है, जैसे कि मैमोग्राफी टेस्ट होता है। तो आप अपने, अगर आपको सिम्टम भी नहीं है तो एक बार अपनी मैमोग्राफी जरूर करा लें। अगर एक बार आपकी मैमोग्राफी ठीक आती है और आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है एग्जामिनेशन में, तो आप अपनी मैमोग्राफी 5 साल के बाद रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिम्टम दिखाई दे रहा है, आपकी मैमोग्राफी अभी नॉर्मल आई है, लेकिन उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको लगता है कि मेरी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आ रहा है, या स्किन अलग हो रही है, या कलर चेंज हो रहा है, या मुझे कोई गांठ दिख रही है, तो फिर 5 साल का वेट नहीं करना, फिर आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना है। चौथी चीज़ जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर स्क्रीनिंग में क्या है? कैंसर की जांच, कि हम पहले से ही अगर कुछ चेंज हो रहे हैं तो उसका हम पहले से ही पता लगा लें। हमारे देश में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं हर साल मतलब एक्सपायर हो जाती हैं, या परेशान हो जाती हैं, या ट्रीटमेंट ले रही हैं, कह सकते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा होने के 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न कि हमारे
हमारी कंट्री में औरतें जो हैं वो अपनी परेशानियों को, स्पेशली जो इस तरह की परेशानियाँ होती हैं, वो बोलती नहीं है, बताती नहीं है, जब तक कि परेशानी बहुत ज़्यादा ना बन जाए। छोटी मोटी परेशानियों को वो झेलती रहती है। और दूसरी चीज़, थोड़ी अवेयरनेस हमारी देश में कम है कि इस तरह की जांचें भी होती हैं कि आपको पहले से ही सब कुछ पता चल जाएगा, पहले से ही आप चेक कराते रहो कि ऐसी कोई चीज़ डेवलप तो नहीं हो रही है। तो उसी बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइनली पीरियड के रास्ते, या कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा होता है, कभी स्मेल आती है, कभी कभी डिस्चार्ज के साथ स्मेल भी आने लगती है, अगर स्मेल आ रही है, या एक चीज़ जो मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी, कुछ औरतों को संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होती है। अगर इस तरह की परेशानी किसी को भी है, वो तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिले और अपना चेकअप कराए, क्योंकि ये लक्षण अच्छा नहीं माना जाता। इसके लिए करना क्या है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, अपना चेकअप कराना है। अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है, तब भी आपको अपना पेप स्मीयर टेस्ट, बच्चेदानी के मुंह से कुछ ऐसे हम ब्रश से कुछ चीज़ सिक्रीशंस लेते हैं और उसको हम फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर वो आपका नॉर्मल आता है तो आप उसको ईयरली कराते रहें। और अभी पेप स्मीयर भी हम 2-3 तरह के करते हैं। तो अगर आपका नॉर्मल पेप स्मीयर है तो आपको ईयरली चेक कराना है। अगर आपने पेप स्मीयर विद LBC किया है तो आपको हर 3 साल पे कराना है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपका आज नॉर्मल आया है और 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, साल भर में कभी भी सिम्टम आते हैं, तो ये नहीं सोचना कि मेरा तो पेप स्मीयर बिल्कुल नॉर्मल आया था, अब तो मैं 3 साल बाद ही कराऊंगी। नहीं, अगर पेप स्मीयर नॉर्मल था और उसके बाद आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपना पेप स्मीयर के लिए 3 साल का वेट नहीं करना है, आपको डॉक्टर से जाकर चेकअप कराना है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया कि पेप स्मीयर करा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि HPV वैक्सीनेशन होता है। मतलब वैक्सीन, जैसे छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है बीमारी से, काली खांसी की, पोलियो की, इसी तरह लड़कियों की और औरतों की भी एक वैक्सीन आती है जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। उसको 9 साल से लेकर 45 साल के औरतों को दिया जा सकता है। 3 डोज उसकी दी जाती है, 3 बार इंजेक्शन लगता है। पहला जिस महीने में लगेगा, फिर दूसरी डोज उसके 1 महीने बाद लगेगी और तीसरी डोज उसके 6 महीने बाद लगेगी। इसमें 2 प्रोटोकॉल है। पहला 15 साल से नीचे जो है, यानी कि 9 साल से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं, उनको इसकी 2 डोजेस लगती हैं, और जो 15 साल से 45 साल के हैं उनको 3 डोजेस लगती है। ये वैक्सीनेशन हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं भी लगवा सकते हैं, किसी भी शहर में लगवा सकते हैं। गांव तक इसकी पहुंच अभी नहीं है, लेकिन हाँ, शहर में जाके आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं। और इसका प्रभाव जो है, जितनी जल्दी आप ले लेंगे उतना अच्छा प्रभाव है इस वैक्सीनेशन का, इस टीके का। और जितना आप देर से लेंगे उतना प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप 40 साल के भी हैं, 45 साल के भी हैं, तो ये नहीं सोचना है कि अब हम टीका लेकर क्या करेंगे, हमारा तो टाइम निकल गया। ऐसा नहीं सोचना है। 45 साल तक आप इस टीके को ले सकते हो और ये अपना प्रभाव करता है। बाकी दूसरी चीज़, अगर आपने टीका ले लिया तो आपको ये नहीं सोचना कि अब मुझे पेप स्मीयर नहीं कराना है। पेप स्मीयर आपका जो नॉर्मल पेप स्मीयर है वो ईयरली होगा, और जो थोड़ा एडवांस उसका आ गया है पेप स्मीयर का, जिसको हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं, उसको आपको 3 ईयरली कराना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर बीच में सिम्टम दिखते हैं तो आप उसको पहले ही अपने डॉक्टर से मिलेंगे, पूरा चेकअप कराएंगे। चौथी चीज़, जो
आपको मैं बताना चाहती हूँ, समय के साथ, एज के साथ हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस नेचुरल हैं, वो होंगे क्योंकि हार्मोन है, बॉडी का सर्काडियन रिदम है, अपना बायोलॉजिकल रिदम है, वो होंगे। लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिनको हम अपने लाइफ स्टाइल से, अपने रहने सहने के तरीके से, अपने खाने के तरीके से ही दूर कर सकते हैं और वो परेशानी हमें होंगी ही नहीं। जितनी भी महिलाओं को होने वाली दिक्कतें हैं, अगर महिलाएं 5-6 चीज़ों का ध्यान रखें तो 50% प्रॉब्लम तो उनको आएंगी ही नहीं। उसमें पहला क्या है? पहला है अपने खान पीन का ध्यान रखना। मिर्ची, मसाले, तला भुना ऐसी चीज़ें ना खाएं। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप समय से खाएं। बहुत सारे हमारी भारतीय महिलाएं अपना नाश्ता 11 बजे करती हैं और उनको परेशानी क्या होने लगती है? उनको एसिडिटी की दिक्कत रहने लगती है, सीने में जलन होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, ऐसी परेशानियां होने लगती हैं। वो सोचती हैं कि हमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन इसका कारण सिर्फ ये है कि वो नाश्ता 11 बजे करती हैं। मेरी आपको सलाह है कि आप 8:30 से 9 बजे के बीच में अपना नाश्ता अवश्य कर लें। इसके अलावा टाइम से बिल्कुल खाना है। मिर्ची मसाले बिल्कुल उपयोग ना करें। जितना मिनिमल आप बना सकते हो उतना मिनिमल बनाओ। पानी पूरे दिन में 3 लीटर पीना है। तो सुबह अपनी बोतल अलग रखो, उसे दोपहर तक ख़त्म करो, दोपहर वाली को शाम को, शाम वाली को रात तक। रेगुलर आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। 1 घंटे डेली व्यायाम करना, चाहे आप उसमें सैर कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं या कुछ साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी जिम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट 1 आवर डेली एक्सरसाइज करें। डेयरी प्रोडक्ट्स, मैंने आपको सेशन शुरू होने के पहले में ही बताया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आपने अब तक नहीं लिए और आप 40 के हो रहे हो तो अब अपने डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दूध से बनी चीज़ों को, 3 चीज़ छोड़कर, घी, मक्खन और चीज़, इनको छोड़कर आप लेना शुरू कर दीजिए। पांचवी चीज़ ये है कि आपको लेट नाइट नहीं सोना है। 10:30 मैक्सिमम 11 तक सो जाना है। अगर आप इन 4-5 चीज़ों का रेगुलर ध्यान रखेंगे तो आपको 50% हेल्थ प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। मेरा सेशन आज यही समाप्त होता है। आज अगले सेशन में मैं मेंटल हेल्थ, जो हमारे आजकल जो हमारी महिलाएं हैं उनमें स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत आ रही हैं और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं उनको उनकी इस परेशानी से, इन जो रोज़मर्रा की उनकी जो स्ट्रेस है, जो इरिटेबिलिटी है, एंगर है, उन सब में उनकी हेल्प कर सकूं। तो हम अगली सेशन में मेंटल हेल्थ इशू रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।